विषय है वो बहुत गंभीर विषय है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसी विषय को आपके बीच में अच्छी तरह से रखने का प्रयास न करें। और विषय है साथियों की संविधान और लोकतंत्र को बचाने में नागरिकों की भूमिका। मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। अगर किसी की भूमिका संविधान और लोकतंत्र को बचाने में है तो केवल और केवल नागरिकों की है। लेकिन इसके लिए नागरिकों को यह जानना जरूरी है कि संविधान है क्या, लोकतंत्र है क्या, इससे क्या मायने हैं, क्या अर्थ है, इसका क्या महत्व है। हम अगर संविधान पढ़ेंगे नहीं, उसके विषय में जानेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, तो फिर हम कैसे अपने अधिकारों को समझेंगे, हम कैसे सरकारों की जो जिम्मेदारी है, उनकी जो ड्यूटी है, उसको कैसे समझेंगे। और अगर हमें जानकारी नहीं है तो हम सवाल कैसे खड़ा करेंगे। क्योंकि कुछ भी अगर बचेगा तो उसके लिए अगर खत्म होने के कगार पे है या उसको खत्म किया जा रहा है या उसके विरुद्ध काम किया जा रहा है तो आवाज तो उठानी पड़ेगी ना। आवाज तभी उठा सकते हैं जब उसके विषय में आप जानते हो। अगर जानेंगे नहीं तो आवाज नहीं उठा सकते साथी। और हमारा संविधान तो अगर आप इसकी प्रस्तावना पढ़ते हैं तो इंग्लिश में वी द पीपल ऑफ इंडिया, हिंदी में हम भारत के लोग, यानी वो तो हमारे ही द्वारा बनाया हुआ है। लिखा जाता है ना, लास्ट में जो लिखा हुआ प्रस्ताव में उसको आत्मार्पित, अंगीकृत और अधिनियमित करते हैं। तो वो नागरिकों द्वारा आत्मार्पित किया गया, अपने आप को दिया गया है संविधान। आप ही ने अंगीकृत किया है, स्वीकार किया है और आप ही ने उसको अधिनियमित किया है, कानून का रूप दिया है। तो आपकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। लेकिन अगर आप देखें पूरे देश में आज के हालात में तो कितने लोग हैं इस बात को समझ आए, कितने लोग हैं जो इस बात को जानकर उस पर अमल कर रहे हैं, उसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। अगर वाकई में हम लोग इसके विषय में जानते, संविधान के विषय में जानते, तो आज जिस जगह हम लोग पहुंच गए हैं ये हालात नहीं होते, तो तस्वीर कुछ और ही होती। या मन से कई साथियों ने एक बात कही और उन्होंने कहा है कि वोट देना है संविधान बचाने के लिए। बिल्कुल सही बात। लेकिन क्या केवल वोट से ही संविधान बचेगा? क्या केवल वोट से ही लोकतंत्र बचेगा? इसके पहले कुछ नहीं है। वोट देने का मौका आपको कब आता है साथियों? 5 साल। 5 साल में वोट देने का मौका आता है और आपने एक बार वोट डाल दिया, फिर 5 साल तक इंतजार करोगे कि 5 साल में जो कुछ हो रहा है, ये लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, ये संविधान की जो हत्या हो रही है, इसको बचाने के लिए 5 साल बाद मौका आएगा वोट डालने का। जब वोट डालेंगे तब बचाएंगे और वो भी बचेगा नहीं, क्योंकि ईवीएम है, वो भी बचेगा नहीं। तो क्या केवल हम वोट के माध्यम से ही इस लोकतंत्र और संविधान को बचाएंगे साथियों? नहीं। इसको बचाने के लिए हमें हर पल जागरूक रहना पड़ेगा। इसको बचाने के लिए हमें हर पल काम करना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा, खुद भी जागना और लोगों को भी जगाना पड़ेगा। ये पूरे 5 साल जब सरकारें संविधान की हत्या करती है, लोकतंत्र की हत्या करती है, हमें उस समय अपना फर्ज निभाना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा, संघर्ष
प्रचार करोगे क्या? शायद इसीलिए कि हम लोग केवल वोट के इंतजार में रहते हैं कि वोट देने का समय आएगा तब सरकार बदलेंगे, और हम घरों में चुप बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं, जिसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं कि हमें ये भी सभा करनी पड़ रही है कि संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना। साथियों, लोकतंत्र अगर है तभी आप बोल पा रहे हैं, लोकतंत्र अगर है तभी आप ऐसी सभाएं कर पा रहे हैं, लोकतंत्र अगर बचा रहेगा तभी आप सरकारों के खिलाफ, शासन प्रशासन के खिलाफ, किसी भी गलत बात के खिलाफ आवाज उठा पाएंगे, और ये आपको कानूनी अधिकार होगा, संवैधानिक अधिकार होगा, सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं? क्या आप में इतना हौसला है? क्या इतनी हिम्मत है? क्या वो डर आपके दूर से, आपके अंदर से दूर हो चुका है, जो इस लोकतंत्र को, संविधान को बचाने की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण है? साहब, ये बात हमें जानने और समझने की जरूरत है साहब, तभी हम लोकतंत्र और संविधान को बचा पाएंगे साथियों। तो रात दिन आपको काम करना पड़ता है, लेकिन होता यह है साथियों कि कुछ लोग जो जागरूक होते हैं वो लगातार आवाज उठाते हैं, आपको जगाने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी लोग सोए रहते हैं साथियों, कितना भी जगाओ फिर भी सोए रहते हैं। आपको तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप तो वाकई में जगे हुए लोग हैं, और जिन लोगों ने ये काम किया है, 40 संगठनों ने भी जो काम किया है कि आपके बीच गए, आपको जगाया, आप जागे और वहां से उठ के यहाँ तक आए कि ये लड़ाई संविधान को, लोकतंत्र को बचाने की मजबूत हो और चले, धन्यवाद है आपके लिए। लेकिन इतने भर से काम चलेगा नहीं साथियों। ये लोकतंत्र बचाने से पहले हमें अपने अंदर, अपने परिवार, समाज के अंदर भी इस भावना को पनपाना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने अंतर मन में झांक के देखो तो आपको पता लगेगा कि लोकतंत्र कहीं नहीं, केवल कहने के लिए रह गया। चुनावी प्रक्रिया को हम लोकतंत्र मान लेते हैं, लेकिन चुनाव किस तरह से हो रहा है? अभी आपने सूरत का देखा मामला, सूरत का उदाहरण देखा, किस तरह से कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति टिकट लेकर वो बीजेपी में शामिल हो गया और मामला साफ हो गया। ठीक आपने देखा वहां पे इंदौर, वहां भी यही हुआ। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये बहुत खतरनाक है। हमें इन सब का ध्यान रखते हुए ईमानदारी से लोकतंत्र को समझना होगा साथियों। और आप और हम तो लोकतंत्र, गणतंत्र, हम तो बहुत लोग खुशनसीब, मैं इसे कहूंगा कि हम तो उस धरती पर पैदा हुए जहां बुद्ध के जमाने से गणतंत्र और लोकतंत्र था कि नहीं था? हमें बाहर से लेकर नहीं आए कहीं से, ये इसी भूमि से जन्मा है। हम वही बुद्ध के अनुयायी हैं, वही बाबा साहब के मानने वाले हैं, जो अभी हम बाबा साहब की जय बोलते हैं। उन्होंने ही बुद्ध को माना अपना पहला गुरु, कबीर को दूसरा गुरु माना, और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी को अपना तीसरा गुरु माना। तो हमारी परंपरा वो है कि लोकतंत्र हमारे खून में है, फिर भी हम इसको समझ नहीं पा रहे, इसे समझना पड़ेगा सर। और केवल 5 साल बाद चुनाव, उस परंपरा को छोड़ना पड़ेगा। अब संविधान, हाँ, संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की गई। कोई भी काम होगा लोकतांत्रिक तरीके से होगा, सरकार बनेगी तो लोकतांत्रिक तरीके से होगी। लेकिन वर्तमान में हो क्या? लोकतंत्र, एक व्यक्ति इस देश को कहता है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। नाम सुना? मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और कौन कहता है? इस धरती पर सबसे झूठा, सबसे बेईमान, सबसे बड़ा भ्रष्ट व्यक्ति दुर्भाग्य से जो भारत का प्रधानमंत्री है, वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात है। और वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करता है जिस आदमी ने
बच्चे बच सके, इस देश की नस्लें और फसलें बच सके, किसान और मजदूर बच सके, समाज बच सके, ये देश बच सके। इसलिए लोकतंत्र और संविधान को बचाना, इसलिए बचाना। आपके तमाम अधिकार जो कहां से लेते हैं, वो संविधान से लेते हैं, संविधान की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लेते हैं। उन अधिकारों को बचाना है। और ये जो वोट का अधिकार है, हमारे साथी कहते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, मैं भी आपके बीच में बैठना चाहता हूं, इस देश में सफेद दाढ़ी वाला है, रात को 8 बजे अवतरित होता है कभी कभी। तो एक बार अवतरित हुआ देश में, उसने आके कहा नोटबंदी। नवंबर 2016 भूल बने होंगे, नोटबंदी। और फिर वो 2020 में आया, फिर उसने आगे कहा लॉकबंदी, तालाबंदी, देश बंद कर दिया। कहानी का पता नहीं भैया किस दिन वो रात को 8 बजे टीवी पे आओ और कहते थे वोट बंदी। तो ये 5 साल में वोट डाल रहे हो ना, ये वोट डालने से आप समझते हो कि लोकतंत्र को बचा पाएंगे, संविधान को बचा पाएंगे। ये भी इस दिन आपसे छीन लिया जाए, खत्म कर दिया जाए, कुछ नहीं पता। मुझे कहने में जरा भी झिझक नहीं है साथियों, यह जिंदा इंसानों की बहुत कमी है। मुर्दा बहुत, जिंदा बनो और जिंदा हो तो अपने जिंदा रहने का एहसास भी कराओ। जैसे आज आप यहां बैठे हो, जैसे हमारी टीम के साथ काम किया और इतने लोग कम से कम निकल कर आए। मैं दावे के साथ कहता हूं, इतने ही लोग जिस तरह से 4 महीने काम किया, और अभी इस पे आ रहा था स्क्रीन पर लिखा हुआ कि 2616 घंटे काम किया, 109 दिन से ज्यादा काम किया, इतना या इससे भी आधा काम कर दिया हम लोगों ने मिलकर। तो पलट के रख देंगे और किसी की हिम्मत नहीं जो संविधान ने लोगों की तरफ आंख उठा के देखे और काम करना पड़ेगा। लेकिन जिन भी लोगों ने काम किया है, मैं दिल से धन्यवाद उनको देना चाहता हूं। क्यों देना चाहता हूं? ये संविधान को खतरा है और ये सफेद दाढ़ी वाला जो है संविधान को खत्म कर देगा। देश का प्रधानमंत्री संविधान को खत्म कर देगा, लोकतंत्र को खत्म कर देगा और आपके तमाम अधिकार को खत्म कर देगा। चुनाव प्रचार में मैंने देखा है कि जितने भी लोगों ने आवाज उठाई, उनकी आवाज गांव-गांव तक, घर-घर तक, आदमी तक पहुंच चुकी है, आदमी तक। और दलित और मुस्लिम, इसकी तो मैं कारण भी लेता हूं, दलित और मुस्लिम समाज में हर व्यक्ति तक, नीचे तक ये बात पहुंची है। कितना भी पिछड़ा इलाका चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जहां समझते हुए बात की दोस्ती, मैं उसका गवाह हूं, वहां तक ये बात पहुंच चुकी है कि ये जो सरकार है, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, ये देश के संविधान को खत्म करना चाहती है, इस देश के लोगों के अधिकार को खत्म करना चाहती है। और इस बार चुनाव में न कोई भैया, न कोई चाचा, न कोई बेटा, न मामा, न कोई फूफा, भाई वोट देनी है केवल और केवल संविधान को बचाने के लिए और उसी के लिए देंगे। कोई पार्टी नहीं, कुछ नहीं, इंडिया पार्टियां हैं, केवल और केवल उन्हीं को वोट मिलेगा। ये मेरा अनुभव है साथियों, चुनाव प्रचार में जहां जाकर देख रहा हूं। तो ये बात जा चुकी है। और साथियों, केवल इस सम्मेलन को करने से हमारी बात खत्म नहीं हो जाएगी, हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाएगी। न मेरी, न भाई हरनाम सिंह की, न बड़े भाई योगेंद्र यादव जी की, न आप सबकी। बहुत लड़ना है, अभी लड़ाई बाकी है। इसको आसान मत लेना, हवा में मत ले लेना, इसको बहुत हल्के में मत लेना। ये सफेद दाढ़ी वाला पता नहीं क्या क्या करेगा। बहुत संभल के रहना, बहुत मजबूती से लड़ना पड़ेगा साथियों, नहीं तो हमें हमारी आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। कितने अफसोस की बात है कि एक व्यक्ति इस देश में अपने आप को समझ रहा है कि वही इस देश का सब कुछ है। उससे बड़ा बेईमान इस धरती पर आपको नहीं मिलेगा, उससे बड़ा
फतह हासिल की है। मीडिया और उसके साथ साथ में फिल्म का जिस तरह से सहारा लिया जा रहा है, सच को, जो झूठ है उसको सच बनाने का, लोगों के दिमाग में भ्रम फैलाने का, ये बहुत खतरनाक स्थिति है साथियों। हमें इस सब से लड़ना है साथियों। सो जो व्यक्ति किस तरह का व्यक्ति है वो आज सबके सामने हो गई। हालांकि हम लोगों ने तो वैक्सीन लगवाई के लिए जितने भी हमसे पूछा हमने तो उसके लिए भी मना किया कि किसी को वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं। और अब तो सबके सामने है, दुनिया के सामने है कि किस तरह से एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है जिसकी यहाँ पर वो वैक्सीन लाई गई और वो पूना वाला जो भाग गया जिससे चंदा लिया गया, किस तरह से उस वैक्सीन के साइड इफेक्ट आ रहे हैं और किस तरह से लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, कोई नाचता हुआ मर जा रहा है, कोई बैठा हुआ मर जा रहा है, कोई चलता हुआ मर जा रहा है। ये जो सारी चीजें हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज को ये कहता है कि मैंने किया, जैसे तेरे बाप की ये जो सारी जो चीजें हैं तेरे बाप की है, तेरे घर में से आ रहा है, जो हर चीज को कह रहा है कि मैंने फिर नहीं। देश में पहले भी कितने टीके लगते थे, लेकिन वैक्सीन जिसका साइड इफेक्ट अब आपके सामने है, नजर आ रहा है, हमें उस व्यक्ति से लड़ना है। इसको मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं साथियों, हमें लड़ना किससे है और कैसे लड़ना है। हम इकट्ठे रहेंगे तो उस व्यक्ति से लड़ पाएंगे साथियों। हम संगठित रहेंगे तो उस व्यक्ति से लड़ पाएंगे साथियों। जिस तरह से 40 संगठनों ने मिलकर एक ये कदम बढ़ाया है, मैं भाई हरनाम जी से निवेदन करूंगा, हमारा भी एक संगठन है, नाम लिखने हैं अभी उसमें, मानव सुरक्षा एवं विकास संगठन, सामाजिक संगठन है, मानव सुरक्षा एवं विकास संगठन। हम भी आज से आपके साथ हैं साथियों। जो भी लड़ाई है, लेकिन समझना जरूरी है साथियों। दवाई कंपनियां, 30 दवाई कंपनियां, उनमें से 22 दवाई कंपनियां जिनके सैंपल फेल हो गए। सैंपल फेल होने का मतलब यह है कि जो उसका स्टैंडर्ड है उस पर वो खरी नहीं है, मतलब नकली है, घटिया दवाएं हैं। उन दवा कंपनियों से चंदा लेकर, पैसा लेकर उनके सैंपल पास किए, उनको ऑर्डर दिए और वो दवाई इस देश में आम जनता खा रही है। तो क्या मैंने उसको कहा कातिल, खूनी दिया, तो क्या आपको लगता है कि मैंने गलत कहा? नहीं साथियों, इन चीजों को समझने की जरूरत है। इसलिए जो हमारी लड़ाई है वो बड़ी गंभीर लड़ाई है साथियों। ध्यान है, मैं एक चीज आपको थोड़ा सा बताना चाहूं, कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ को नहीं। संविधान को बदलने की कोशिश कभी से नहीं कर रहे। संविधान को बदलने की कोशिश बहुत पहले से कर रहे, इसलिए संविधान को बचाना। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस वेंकटचलैया, उनकी अध्यक्षता में इन्होंने संविधान समीक्षा एक समिति कमेटी बनाई। लेकिन जस्टिस चलैया ने सारी चीज देखने के बाद कहा कि इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, आप सब कुछ भी बदल नहीं सकते। और हकीकत तो यह है कि संविधान को बदलने से पहले ईमानदारी से संविधान को लागू करो। आपने लागू किया? नहीं किया, किसी भी सरकार ने लागू नहीं किया। लेकिन इस सरकार ने तो हद ही कर दी है। जो कुछ भी कहा जा रहा है संविधान के नाम पर, कानून के नाम पर, और संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कोई भी कानून संविधान सम्मत नहीं। और आने वाले समय में आप देखना, हम लोग कोशिश करेंगे कि लोगों के सामने वो सारी चीजें लेकर आए। एक हुआ संविधान का कितना बड़ा मजा है। हालांकि संविधान को बचाने की जिम्मेदारी केवल नागरिकों की नहीं है, इसके लिए देश की सुप्रीम कोर्ट भी है, इसके लिए जो एमएलए और एमपी हैं वो भी हैं, विपक्ष भी है। लेकिन विपक्ष कितना कर रहा है आप जानते हैं, और देश की जो सुप्रीम कोर्ट है वो कितना कर रही है वो भी आप बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सो इन सब के रहते हुए भी सब कुछ अगर खत्म हो रहा है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो आप ही पर आ गई है, सब नागरिकों पर ही आ गई है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा नुकसान तो नागरिकों को ही होगा साथियों, किसी और को इसका नुकसान होने वाला नहीं है साथियों। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, मेरा आपसे निवेदन है साथियों, हम सब मिलकर
तो हम बच पाएंगे। संविधान बचेगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियां, उनके लिए कुछ बचेगा। अगर संविधान बचेगा तो इस देश में, ये देश बचेगा, देश की जनता वो बचेगी। अगर संविधान नहीं बचा तो कुछ भी नहीं बचेगा साथियों। इसलिए हम अपने आपसी मतभेद होंगे कुछ भी, उन सबको साइड करके, उसको सबको छोड़कर हम कोशिश करें इकट्ठे होकर ये लड़ाई लड़ें और मजबूती से लड़ें। अब तो केवल आपको 25 तारीख को वोट देना है, दिल्ली वालों को, हरियाणा वालों को, पंजाब वाले जो देंगे वो 1 तारीख को वोट देंगे, तो जो वोट दे दिया। लेकिन 4 तारीख से आपकी असली परीक्षा शुरू होगी। मैं विश्वास के साथ कहता हूं 4 तारीख इस देश में आप देखेंगे जो आपने सोचा नहीं है वो सब होगा, और उस समय आपको ध्यान आएगा और आप में से कुछ को भी अगर ध्यान देगा कि हमें लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, उसके लिए लड़ना है, तो जान हथेली पर लेकर तैयार रहना। इसी निवेदन के साथ हम आपके साथ रहेंगे, मिलेंगे, इस लड़ाई को मजबूती से करेंगे। और ईवीएम की लड़ाई जो अब तक, क्योंकि चुनाव ईवीएम से होगा, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी, अभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 4 तारीख के बाद ईवीएम की लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जाएगी। मोदी सरकार आई तो भी और गठबंधन की सरकार आई तो भी, क्योंकि एक थोड़ा सा दुख के साथ कहना पड़ा, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में एक बात लिखी है कि चुनाव ईवीएम से ही कराएंगे, ईवीएम को ही मानकर चल रहे हैं, इसलिए लड़ना उनसे भी पड़ेगा साथियों। तो ईवीएम की लड़ाई